गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपसे युग्मक जनन क्या है, युग्मकों के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, या हमने आपको इसकी एक मॉडिफाइड परिभाषा बताई थी कि मानव के जननांगों की आद्य कोशिकाओं से युग्मकों के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है, युग्मक जनन कहा जाता है। युग्मक जनन को एफएसएच हार्मोन क्या करता है, एफएसएच हार्मोन उद्दीप्त करता है। युग्मक जनन की क्रिया को एफएसएच हार्मोन क्या करता है, उद्दीप्त करने का कार्य करता है। उसके बाद आपको बताया युग्मक जनन के प्रकार। युग्मक जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक कहलाता है शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा होता है अणजनन जिसको बोलते हैं oogenesis। सबसे पहले हमने बात की थी स्पर्मेटोजेनेसिस पर। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, ठीक है, सीधी परिभाषा हो गई, शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं, या नर जननांग की आद्य कोशिकाओं से युग्मकों के निर्माण की क्रिया को या शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। अणजनन आपको बताया, अंडे के निर्माण की क्रिया को अणजनन कहते हैं, या मादा जननांग की आद्य कोशिकाओं से मादा युग्मक या अंडाणु के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है, अंडजनन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हमने आपसे बात की थी शुक्राणु जनन, ठीक है, शुक्राणु जनन के विभिन्न चरणों पर आपसे बात की। शुक्राणु जनन के दो प्रमुख चरण होते हैं। नंबर एक, शुक्राणु पूर्वी का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, और दूसरा हमने आपको जो बताया था वो था शुक्र कायांतरण, स्पर्मेटोनियोसिस। उसके बाद हमने आपसे बात की थी शुक्राणु पूर्वी अवस्था में। हमने आपको बताया था कि जब वृषण पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है, तो वृषण जब पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं, जब मनुष्य के अंदर, नर मनुष्य के अंदर जब वृषण पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं, तो परिपक्व होने पर वृषण में उपस्थित आद्य जनन जो कोशिकाएं होती हैं वो विभेदित होती है, और आद्य जनन कोशिकाओं के विभेदन से पुंजन कोशिका या शुक्राणु मात्र कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। ये कोशिकाएं कैसी होती है, द्विगुणित होती है। देखिए, ये इन स्पर्मेटोगोनिया की कोशिकाओं में निरंतर समसूत्र विभाजन होता है, ठीक है, इसलिए आपको हमने बताया शुक्राणु पूर्वी का जो निर्माण होता है वो 3 चरणों में होता है, गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था और परिपक्वन प्रवस्था। हमने आपसे लास्ट वीडियो में गुणन प्रवस्था में बात कर ली थी और आपको बताया था आद्य मात्र कोशिकाओं में विभेदन होता है और स्पर्मेटोगोनिया की कोशिकाओं का निर्माण होता है। स्पर्मेटोगोनिया की कोशिकाओं में निरंतर रूप से क्या होता है, समसूत्र विभाजन होता है, और समसूत्र विभाजन के फलस्वरूप अनेक स्पर्मेटोगोनिया की कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है, और इन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या सभी में कैसी होती है, द्विगुणित होती है। देखिए, आज जो हम आपसे चर्चा करेंगे वो वृद्धि प्रवस्था पर बात करेंगे और परिपक्वन अवस्था पर आपसे बात करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, बात करते हैं वृद्धि प्रवस्था पर, ग्रोथ फेज। देखिए, ये क्या है, आपको बता दें, ये वाली जो अवस्था है ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया की कोशिका है। तो स्पर्मेटोगोनिया की जो कोशिकाएं होती हैं वो जनन उपकला कोशिकाओं से पोषण ग्रहण करती हैं। स्पर्मेटोगोनिया की कोशिका जब जनन उपकला की कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करती है तो इन कोशिकाओं का आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इन कोशिकाओं के आकार में वृद्धि दुगनी हो जाती है। इन कोशिकाओं के आकार में वृद्धि क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। और आपने देखा है कि ये वृद्धि प्रवस्था है, और इस प्रकार स्पर्मेटोगोनिया से किसका निर्माण होता है, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का क्या होता है, निर्माण होता है। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट द्विगुणित होता है, और आपको मैंने बताया कि जब स्पर्मेटो गुणन प्रवस्था जब समाप्त हो जाती है तो उसमें से गुणन प्रवस्था की जो कोशिका होती है या स्पर्मेटोगोनिया की कोशिका होती है वो
जनन उपकला कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करती है, ठीक है। और पोषण प्राप्त करने के पश्चात, ठीक है, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट की कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन कोशिकाओं का आकार स्पर्मेटोगोनिया की कोशिका से कैसा हो जाता है, दुगना हो जाता है। और ये प्रवस्था जो होती है वो शुक्राणु पूर्वी अवस्था की सबसे लंबी प्रवस्था होती है, ठीक है। ये वृद्धि प्रवस्था जो होती है वो शुक्राणु पूर्वी अवस्था की सबसे लंबी प्रवस्था होती है। आपको मैं बता दूं, यहां पर एक ही स्पर्मेटोगोनिया ने, केवल एक स्पर्मेटोगोनिया से प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण हुआ है। शेष जो स्पर्मेटोगोनिया की जो कोशिकाएं होती हैं, ये शेष स्पर्मेटोगोनिया की जो कोशिकाएं होती हैं, ये शुक्रजनन नलिकाओं में संग्रहित हो जाती है। शेष स्पर्मेटोगोनिया की कोशिका शुक्रजनन नलिकाओं में क्या हो जाती है, संग्रहित हो जाती है, ठीक है। इसी के साथ ये कौन सी प्रवस्था हो गई, हमारी वृद्धि प्रवस्था समाप्त हुई। अब वृद्धि के बाद हम बात करते हैं परिपक्वन अवस्था। देखिए, हम परिपक्वन अवस्था के लिए एक दूसरा डायग्राम यहां पर बना रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, ये हो गई प्राइमोर्डियल मदर सेल, शॉर्ट में लिख रहे हैं आद्यमात्र कोशिका। इसमें क्या हुआ, समसूत्र विभाजन हुआ। समसूत्र विभाजन के फलस्वरूप आप देखिए यहां पर ये क्या बन गई है, सारी स्पर्मेटोगोनिया की कोशिका का निर्माण हो गया है, क्योंकि इनमें निरंतर रूप से क्या होता है, समसूत्र विभाजन होता है। और ये यहां से लेकर के यहां तक की जो प्रवस्था कहलाएगी उसे गुणन प्रवस्था कहा जाता है। मल्टीप्लिकेशन फेज के नाम से इसे जाना जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि ये स्पर्मेटोगोनिया की जो कोशिका होती है, स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोगोनिया की क्या है, कोशिकाएं होती है। कौन सी कोशिका होती है, स्पर्मेटोगोनिया की कोशिका होती है। उनमें से एक कोशिका जो होती है वो गुणन प्रवस्था समाप्त होने के पश्चात ये जनन उपकला कोशिका से पोषण ग्रहण करती है और आकार में इन कोशिकाओं से दुगनी हो जाती है, ठीक है। और शेष बची स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वो शुक्र जनन नलिकाओं में संग्रहित हो जाती है। यह वृद्धि प्रवस्था की सबसे लंबी प्रवस्था होती है। कौन सी प्रवस्था होती है, सबसे लंबी प्रवस्था होती है। आपको बताया वृद्धि प्रवस्था में जो कोशिका का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। देखिए, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स की जो कोशिका होती है उनमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, प्रथम होता है। अर्धसूत्री विभाजन आप लोग जानते हो कि जब कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है, प्रथम, तो एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनेंगी, ठीक है। परंतु गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो मात्र कोशिका से पुत्री कोशिकाओं में कितने हो जाते हैं, अगुणित हो जाते हैं। यहाँ पे द्विगुणित है, तो ये कैसे हो जाएंगे और इनका आकार कैसा हो जाएगा, देखिए छोटा हो जाएगा। और अगुणित गुणसूत्रों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, अगुणित गुणसूत्रों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। देखिए, यहां तक आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस प्रकार की कोशिकाओं को हम कहते हैं द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट के नाम से इन्हें जाना जाता है। और आप देखिए, द्वितीय स्पर्मेटोसाइट की ये प्रत्येक कोशिकाओं में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, दोनों के अंदर अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अर्धसूत्री द्वितीय जो विभाजन होता है, सेकंड विभाजन होता है, वो समसूत्री विभाजन के समकक्ष होता है। किसके समकक्ष होता है, अर्धसूत्री विभाजन के कैसा होता है, समकक्ष होता है। क्लियर बात समझ में आ गई। तो अर्धसूत्री विभाजन के कैसा होता है, बिल्कुल समकक्ष होता है। और यहाँ पर 4 शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, ठीक है। आपने देखा कि
कितने शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं का निर्माण होता है? यहाँ पर 4 शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं का निर्माण होता है। और इस अवस्था को क्या कहा जाता है? परिपक्वन अवस्था कहा जाता है। एक बार फिर दोबारा बता रहा हूं कि प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट की कोशिका में जब अर्धसूत्रीय विभाजन प्रथम होता है तो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर आधी हो जाती है। ठीक है, जैसे ही द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट की कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन कौन सा होता है? द्वितीय होता है। तो प्रत्येक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से, ठीक है, 4 किसका निर्माण होता है? 4 द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। देखो, अगर आपको डायग्राम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो यहां से मैं इस डायग्राम को और यहां पर बना करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखो, ये क्या है? वृद्धि प्रवस्था है। कोशिका का आकार बढ़ गया है, ये वृद्धि प्रवस्था है। और यहां पर क्या है? सबसे पहले अर्धसूत्रीय विभाजन हुआ। कौन सी कोशिका है? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट की कोशिका। जब इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन प्रथम होगा तो 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा और दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है? अगुणित होगी। इस प्रकार बनने वाली कोशिकाओं को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट की कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है? दोनों में अर्धसूत्रीय विभाजन द्वितीय होता है। दोनों में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्रीय विभाजन द्वितीय होता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर 4 शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। यानी कि ये 4 स्पर्मेटिड का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि 100 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट की कोशिकाएं हैं। 100 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट की कोशिकाओं से कितने शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं का निर्माण होगा? सवाल आपसे ये दिया हुआ है कि कितनी प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट की कोशिकाएं हैं? 100 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट की कोशिकाएं हैं। तो उनसे कितने स्पर्मेटिड का निर्माण होगा? कितने शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं का निर्माण होगा? तो आपको पता है कि प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट की कोशिका, इससे कितने स्पर्मेटिड बनते हैं? कितने शुक्राणु पूर्वी कोशिका बनती हैं? 4। तो यहां पर प्राथमिक स्पर्मेटोसाइटों की संख्या कितनी है? 100। तो 100 से कितना बनेगी? 1 से 4 बनती है, तो 100 गुना कितना हो गया? 4। कितनी बन जाएगी? 400 बन जाएगी। क्लियर बात है? यहां आपसे यूं कहें, उल्टा बोल रहे हैं कि भाई 400, यानी कि यहां पर 400 शुक्राणु पूर्वी कोशिका है। 400 शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं के निर्माण के लिए कितनी प्राथमिक स्पर्मेटोसाइटों की आवश्यकता होगी? 400 शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं के निर्माण के लिए कितनी प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होगा? तो आपको पता है यहां पर 400 स्पर्मेटोसाइट है, तो उसमें 4 का भाग दे दीजिए, क्योंकि एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 बनती है। तो कितने बनेगी? 100 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि 100 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितनी द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनेगी, तो कितनी बन रही है? 1 से कितनी बन रही है? यहाँ पर 2 बन रही है। तो 100 गुना 2 बराबर 200। क्लियर बात है? तो इस प्रकार का सवाल भी आपसे बोर्ड एग्जाम्स में क्या है? पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों को एप्लीकेशन टाइप के क्वेश्चंस कहा जाता है। क्लियर? देखिए, अब हम बात करते हैं शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएं जो होती हैं, ये अभी शुक्राणु का निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं के अंदर क्या होता है? शुक्र कायांतरण की क्रिया होती है। तो हम दूसरा स्टेप पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमने आपको बताया शुक्राणु जनन की क्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहला है शुक्राणु पूर्वी का निर्माण, तो शुक्राणु पूर्वी का निर्माण हमने पढ़ लिया है। और अब दूसरा बिंदु है जिस पर हम अब अध्ययन करने जा रहे हैं, उसका नाम है शुक्र कायांतरण। ठीक है, स्पर्मेटोलियोसिस। आइए बात करते हैं स्पर्मेटोलियोसिस पर। देखिए, बात करते हैं दूसरे बिंदु पर, जिसको बोलते हैं शुक्र कायांतरण। इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्मेटोलियोसिस। मेटोलियोसिस।
ठीक है, स्पर्मेटोलियोसिस। ठीक है, देखिए शुक्र कायांतरण क्या है, इस पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। देखिए ये शुक्राणु पूर्वी की कोशिका है। ठीक है, ये कौन सी कोशिका है, शुक्राणु पूर्वी की कोशिका है। अब ये शुक्राणु पूर्वी की जो कोशिका है, इससे अभी शुक्राणु का निर्माण नहीं हुआ है। यहां पर शुक्राणु कैसे है, शुक्राणु का निर्माण होने के लिए सबसे पहले ये जो शुक्राणु पूर्वी कोशिका होती है, ये कैसी होती है, अचल होती है, जबकि शुक्राणु तो अचल होता है। तो ये शुक्राणु पूर्वी कोशिका जो अचल होती है, इनको कैसा बनाया जाएगा, चल अवस्था में लाया जाएगा। ठीक है, साथ में इन शुक्राणु पूर्वी अवस्था की कोशिकाओं को चल अवस्था में लाने के लिए इनका भार भी क्या होता है, कम होता है। और वो किस प्रकार का से होता है, तो ये शुक्राणु पूर्वी कोशिका है। इस शुक्राणु पूर्वी कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर क्या भरा होता है, देखिए केंद्रक द्रव भरा होता है, जल होता है। ठीक है, और अन्य पदार्थ इसके अंदर क्या है, भरे रहते हैं, आरएनए है, डीएनए है। तो यहां से क्या है कि इसका भार कम करने के लिए, ठीक है, इस शुक्राणु पूर्वी कोशिका को चल अवस्था में लाने के लिए, इसका भार कम करने के लिए इनमें से जो जल होता है उसका जल का क्या कर दिया जाता है, निष्कासन कर दिया जाता है। बेकार के जो पदार्थ होते हैं उनका निष्कासन कर दिया जाता है, आरएनए का निष्कासन कर दिया जाता है। केवल शेष इसके केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ क्या बचता है, शेष बचता है। जब इसका आनुवंशिक पदार्थ शेष बचेगा तो आपको पता है इस शुक्राणु पूर्वी कोशिका जो होती है उसका केंद्रक कैसा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, केंद्रक कैसा हो जाता है, सिकुड़ जाता है। और इसका क्या है, आनुवंशिक जो यानी कि आनुवंशिक पदार्थ इसके अंदर क्या रहता है, शेष बच जाता है। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ शेष बचने के पश्चात, ठीक है, ये शुक्राणु अभी भी चल अवस्था में नहीं है, क्योंकि इसका आकार कैसा है, वृत्ताकार है, गोलाकार है। तो ये चल अवस्था में बनने के लिए ये क्या है, इसका जो शुक्राणु पूर्वी कोशिका होती है वो कैसी हो जाती है, लंबी हो जाती है। इस प्रकार से इसकी कोशिका कैसी हो जाती है, लंबी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, शुक्राणु की कोशिका का यहाँ पर क्या हुआ है, शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं में क्या हुआ है, विभेदन हो रहा है। किसके लिए, शुक्राणु का निर्माण के लिए, जिस क्रिया को शुक्र कायांतरण कहते हैं। शुक्र कायांतरण की परिभाषा क्या हुई कि शुक्राणु के निर्माण के लिए शुक्राणु पूर्वी कोशिका के विभेदन की क्रिया को क्या कहा जाता है, शुक्र कायांतरण कहा जाता है। शुक्र कायांतरण की परिभाषा एक बार फिर बता रहा हूं कि शुक्राणु के निर्माण के लिए शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं का विभेदन करने के लिए या विभेदन करने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, शुक्र कायांतरण कहा जाता है। अभी भी शुक्राणु क्या है, चल अवस्था में नहीं हो पाया इतना। ठीक है, तो अभी इसके अंदर क्या होता है, शुक्राणु के अंदर एक्रोसोम का क्या होता है, निर्माण होता है। शुक्राणु के अंदर एक्रोसोम का निर्माण किस तरीके से होगा, तो ये शुक्राणु पूर्वी कोशिका होती है, इसमें एक केंद्रक होता है, इनके पास में ये क्या होता है, गोल्जी काय होता है। तो हम बात कर रहे हैं शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं में एक्रोसोम का निर्माण। ठीक है, तो एक्रोसोम का निर्माण किस तरीके से होगा, तो आपने देखा है कि शुक्राणु पूर्वी कोशिका के केंद्रक के समीप क्या पाया जाता है, गोल्जी काय पाया जाता है। ये गोल्जी काय है। ठीक है, गोल्जी काय ही एक्रोसोम के निर्माण की क्रिया में सहायक होता है। और यही एक्रोसोम क्या है, अंडाणु की भित्ति को गलाने में क्या होता है, सहायक होता है। तब जाकर के ही शुक्राणु अंडे के अंदर क्या कर पाता है, प्रवेश कर पाता है। ठीक है, तो यहां पर आपको पता लग गया है कि एक्रोसोम का निर्माण हम आपको यहां पर पढ़ाने जा रहे हैं, हाउ टू एक्रोसोम इज फॉर्म। ठीक है, तो आपने देखा कि केंद्रक शुक्राणु पूर्वी का केंद्रक का उसके पास ये क्या है, गोल्जी काय है। इस गोल्जी काय का यहाँ पर क्या होता है, विभेदन होता है। गोल्जी काय का जब विभेदन होता है, ठीक है, गोल्जी काय का जब विभेदन होता है तो यहाँ पर इस तरीके से क्या है, गोल्जी काय किसमें विभेदित हो जाता है, सिस्टर्नी, आस्य और रिक्तिकाओं में विभेदित हो जाता है। गोल्जी काय किसमें विभेदित हो गया है, सिस्टर्नी, आशय और रिक्तिकाओं में विभेदित हो जाता है। यहां पर आप देखिए कि ये जो शुक्राणु पूर्वी कोशिका होती है,
इसके अंदर क्या है, इसके पास में एक रिक्तिका जो होती है वो आकार में बड़ी हो जाती है और अन्य जो आस्य वगैरह होती हैं, सिस्टर्न होते हैं, वो इनको चारों ओर से घेर लेती है। ये क्या है, रिक्तिका सघन होती है, इसलिए इस प्रकार की संरचना को पूर्व एक्रोसोमल कण कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, पूर्व एक्रोसोमल कण कहा जाता है, एक्रोसोमल कण कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये पूर्व एक्रोसोमल जो कण होगा, इसका नेक्स्ट स्टेप हम आपको बता रहे हैं। यहां पर रिक्तिका जो होती है वो परिमाणात्मक रूप से, गुणात्मक रूप से आकार में कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो देखिए ये क्या है, शुक्राणु पूर्वी कोशिका के पास ये रिक्तिका है और रिक्तिका आकार में गुणात्मक और परिमाणात्मक रूप से कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, एक्रोसोम कण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्रोसोम कण कहा जाता है। और इस एक्रोसोम के चारों ओर एक्रोसोम क्रोड का क्या होता है, निर्माण होता है। तत्पश्चात क्या होता है, ये रिक्तिकाएं क्या हो जाती है, फट जाती है। जब रिक्तिका फटती है तो इस रिक्तिका में जो भरा हुआ द्रव पदार्थ होता है वो इस शुक्राणु पूर्वी कोशिका के चारों ओर से क्या कर लेता है, घेर लेता है, या शुक्राणु पूर्वी कोशिका को चारों ओर क्या होता है, फैल जाता है। और ये क्या है, रिक्तिका का जो आवरण होता है वो आवरण क्या करता है, शुक्राणु पूर्वी कोशिका को एक टोपी नुमा संरचना के रूप में क्या कर लेता है, घेर लेता है। किसके रूप में घेर लेता है, एक टोपी नुमा संरचना के रूप में घेर लेता है। इस तरीके से आपने देखा कि शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं में एक्रोसोम का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, या शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण हो जाता है। अभी तक हमने यहाँ पर दो बिंदुओं पर बात की है कि एक्रोसोम का निर्माण कैसे हुआ है। इन दो बिंदुओं पर आपसे हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर हम आपको इसको यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। देखिए, शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएं अचल होती है, जनन करने में सक्षम नहीं होती है। इसको जनन करने लायक बनाने के लिए, इन्हें चल अवस्था में लाने के लिए शुक्राणु पूर्वी जो कोशिकाएं होती हैं इनके भार को कम किया जाता है। इसलिए शुक्राणु पूर्वी कोशिका का जो केंद्रक होता है उसमें जल होता है, व्यर्थ के पदार्थ होते हैं, अनवांटेड जो सब्सटेंस होते हैं, मटेरियल होता है, साथ में आरएनए होता है। उन सभी पदार्थों का निष्कासन इनकी कोशिका के माध्यम से कर दिया जाता है, जिससे शुक्राणु पूर्वी कोशिका का जो केंद्रक हो जाता है वो सिकुड़ जाता है, संकुचित हो जाता है। संकुचित होने के पश्चात, ठीक है, ये गोला, इसकी संरचना शुक्राणु पूर्वी कोशिका कैसी होती है, गोलाकार होती है। इसलिए ये अभी भी क्या है, गति नहीं कर पाती। इसलिए शुक्राणु पूर्वी की कोशिकाएं कैसी हो जाती है, लंबी हो जाती है। ठीक है, और ये क्या है, चलने में, ठीक है, चल अवस्था में शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएं आ जाती है। देखिए, शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं में एक्रोसोम का निर्माण, शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं में एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय के द्वारा होता है। ठीक है, गोल्जी काय, देखिए ये गोल्जी काय होता है, यानी कि केंद्रक के समीप, शुक्राणु पूर्वी कोशिका के केंद्रक के समीप क्या पाया जाता है, गोल्जी काय पाया जाता है। ये गोल्जी काय जो होता है, ठीक है, ये फिर क्या होता है, विभेदित होता है। गोल्जी काय रिक्तिका, आशय और सिस्टर्नी के अंदर क्या हो जाता है, विभेदित हो जाता है। गोल्जी काय सिस्टर्नी, आशय और किसमें, रिक्तिकाओं में विभेदित हो जाता है। विभेदित होने के पश्चात ये देखिए विभेदित हो गया। यहाँ पे क्या है कि विभेदित होने के पश्चात जो रिक्तिका होती है, एक छोटी रिक्तिका का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। ठीक है, और छोटी जब रिक्तिका का निर्माण हो जाता है तो ये रिक्तिका कैसी होती है, सघन रूप से भरी हुई होती है या सघन होती है। इस प्रकार की संरचना को पूर्व एक्रोसोमल कण कहा जाता है। पूर्व एक्रोसोमल जो कण होता है, ठीक है, या ये रिक्तिका होती है, वो आकार में कैसी हो जाती है, बड़ी होती है। परिमाणात्मक रूप में और गुणात्मक रूप में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ठीक है, जिसे एक्रोसोमल कण कहा जाता है। ठीक है, और इनके चारों ओर क्या है, एक्रोसोम क्रोड का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। एक्रोसोम क्रोड के निर्माण होने के पश्चात ये एक्रोसोम जो होता है, एक्रोसोम या रिक्तिका होती है, ये रिक्तिका की भित्ति क्या हो जाती है, फट जाती है। तो रिक्तिका में जो भरा हुआ द्रव पदार्थ होता है,
रिक्तिका में जो भरा हुआ जो द्रव पदार्थ होता है ना, वो कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। और बाहर आने पर इस शुक्राणु पूर्वी कोशिका के चारों ओर क्या हो जाता है, इस तरीके से फैल जाता है। और ये जो क्या है, रिक्तिका का जो बाहरी आवरण होता है, ये आवरण क्या होता है, शुक्राणु पूर्वी कोशिका को इस प्रकार से ढक लेता है, जैसे टोपी नुमा संरचना के रूप में शुक्राणु पूर्वी कोशिका को ये क्या कर लेता है, ढक लेता है। और शुक्राणु के अग्रभाग में या शुक्राणु पूर्वी कोशिका के अग्रभाग में एक्रोसोम का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। यही एक्रोसोम मैंने आपको बताया अंडाणु की भित्ति को गलाने में सहायक होता है। ठीक है, अंडाणु की भित्ति को गलाने में क्या होता है, सहायक होता है। देखिए शुक्र रूपांतरण पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे शुक्र विभेदन और शुक्र कायांतरण आपने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं शुक्र यानी कि रूपांतरण पर बात कर रहे हैं। शुक्राणु जो होते हैं, अब क्या है, ये शुक्राणु पूर्वी कोशिका है, वो धीरे धीरे शुक्राणु में क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। ठीक है, और जब ये परिवर्तित होती है तो शुक्राणु पूर्वी कोशिका, शुक्राणु का निर्माण जब हो जाता है, आकार की दृष्टि से, कार्य की दृष्टि से, जब शुक्राणु का निर्माण हो जाता है आकार की दृष्टि से और कार्य की दृष्टि से, शुक्राणु पूर्वी कोशिका जब शुक्राणु में चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, तो मानव के शरीर में जो पीयूष ग्रंथि होती है, उस पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली होती है। देखिए ये पीयूष ग्रंथि होती है, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, और ये क्या होती है, इसको बोलते हैं पश्चपाली, इसको बोलते हैं अग्रपाली, इसको न्यूरो एडिनो हाइपोफाइसिस, इसको एडिनो हाइपोफाइसिस कहा जाता है। तो ये क्या है, अग्रपाली से यहाँ पर 3 प्रकार के हार्मोन शुक्राणु के अंदर स्रावित होते हैं। LH हार्मोन, नंबर 2 FSH हार्मोन और तीसरा है GnRH हार्मोन। LH हार्मोन जो होता है ये अंतराली कोशिकाओं द्वारा उद्दीप्त होता है और ये LH हार्मोन क्या करता है, एंड्रोजन हार्मोन के स्रावण की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है और शुक्र जनन की क्रिया को, ठीक है, सतत रूप से बनाए रखने में क्या होता है, सहायक होता है। FSH हार्मोन जो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो पुटक कोशिकाओं के निर्माण की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। पुटक कोशिकाओं के निर्माण की क्रिया में FSH हार्मोन सहायक होता है। और आपको बता दें GnRH हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का जब अधिक मात्रा में क्या होता है, स्रावण होता है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का जब अधिक मात्रा में स्रावण होता है तो मैंने आपको बताया कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का जब अधिक मात्रा में स्रावण होता है तो शुक्राणु जनन की क्रिया क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। शुक्र जनन की क्रिया जो प्रारंभ होती है वो किसके द्वारा होती है, जब GnRH हार्मोन की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो GnRH हार्मोन शुक्र जनन की क्रिया को क्या करता है, प्रारंभ करने का कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, शुक्राणुओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि वृषण के अंदर कौन सी कोशिकाएं होती हैं, शुक्राणु का उत्पादन किस प्रकार से होता है, शुक्राणु जो होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, शुक्राणु की संरचना किस प्रकार की होगी, तब जाकर के हमारा एक टॉपिक पूरा होगा। उसके बाद हम आपसे अंडजनन कैसे होता है, ठीक है, और अंडजनन के बाद हम आपसे बात करेंगे अंडाणु की संरचना के बारे में, और अंडाणु की संरचना के बाद हम आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है, अंडाणु की संरचना के समाप्त होने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर बात करेंगे जिसका नाम होगा निषेचन। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।